हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मेडिकल ट्रिक्स। फ्रेंड्स, कुछ कारणों की वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हो गया, प्रॉपर वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि वीडियो प्रॉपरली आप तक पहुंचे, समय से आप तक पहुंचे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ शॉक, टाइप्स ऑफ शॉक एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। ओनली आज के जो लेक्चर उसमें डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ शॉक, शॉक किसे कहा जाएगा। ठीक है, अगर मैं जनरल वर्ड में बात करूं, आप जानते हैं कि बॉडी की कोई भी टिश्यू है या कोई भी सेल है, उस तक अगर उसे जिंदा रहना है, उसे लाइव रहना है, तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड है और न्यूट्रिशन की डिमांड है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की डिमांड कौन पूरी करता है? ये पूरी करता है वेसल्स में बहने वाला ब्लड। ठीक है, जो वेसल्स में आपके ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे आर्टरी है तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। क्लियर? ये आप जान रहे हैं, कॉमन प्रिंसिपल है। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन डिमांड और न्यूट्रिशन डिमांड को पूरी कर रहा है। अब ये सोचिए कि किसी वजह से अगर ये ब्लड प्रॉपरली न फ्लो हो, ठीक है, या जितना अमाउंट फ्लो होना चाहिए उतना ना हो, तो उससे क्या होगा, क्या नुकसान होगा? ठीक है, तो अगर प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा ब्लड, तो उस वजह से ऑक्सीजन डिमांड और न्यूट्रिशन डिमांड टिश्यू को की कम हो जाएंगी, उन्हें प्रॉपरली ये चीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो सेल डेथ होने लगेगी, सेल डेथ में चली जाएगी। और यही सेल डेथ अगर एक लॉन्ग लेवल तक चले तो इसको हम बोलेंगे मॉट्स। अगर लंबे समय तक सेल डेथ हो जाए तो उसे बोलेंगे मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन। क्लियर? तो देखिए, अब समझिए कि हाइपो परफ्यूजन, पहला पॉइंट याद रखना है, हाइपो परफ्यूजन यानी किसी भी ऑर्गन तक, किसी भी सेल तक अगर ब्लड डिमांड प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, ब्लड का वॉल्यूम प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोपरफ्यूजन। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ गया हाइपोपरफ्यूजन। तो अगर हाइपोपरफ्यूजन होगा तो उससे क्या है कि ब्लड अगर प्रॉपरली नहीं जा रहा है तो ऑक्सीजन डिमांड और न्यूट्रिशन डिमांड ये प्रॉपरली नहीं पहुंचेंगी सेल तक या टिश्यू तक, तो उस वजह से क्या होगा, सेल की डेथ होगी, सेल डेथ। और अगर सेल डेथ होगी और यही लंबे समय तक परसिस्ट करे तो दैट विल कॉज मॉट्स, दैट इज मल्टीपल ऑर्गन डैमेज। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज। क्लियर? तो यही मैंने यहाँ लिखा है। नंबर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि शॉक इज हाइपोपरफ्यूजन यानी ब्लड का वॉल्यूम कम पहुंच रहा है, ठीक है, टिश्यू लेवल तक। नंबर दो, ये क्या करेगा, कॉजिंग लेस ऑक्सीजनेशन एट सेलुलर लेवल। ठीक है, क्लियर? नंबर दो। नंबर तीन आपको याद रखना है कि कॉजेज सेल डेथ, और नंबर चार आपको याद रखना है कॉजेज सेल ऑर्गन डिसफंक्शन, क्योंकि पूरे ऑर्गन को ही कहीं डिसफंक्शन कर देगा। ठीक है, तो दैट इज डेफिनेशन ऑफ शॉक। ये आपको इन चार पॉइंट्स में समराइज करनी है कि नंबर वन हाइपोपरफ्यूजन, नंबर टू लेस ऑक्सीजनेशन एट टिश्यू लेवल या लेस न्यूट्रिशन एट टिश्यू लेवल, नंबर थ्री लीडिंग टू सेल डेथ, लास्ट ऑर्गन डिसफंक्शन। तो दैट इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर शॉक। क्लियर हो गया? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक की बात करेंगे। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि जैसे किसी घर में एक टैंक है, ठीक है, टैंक से वाटर खींचने का काम किसका है, पंप का है। और पंप को अगर टैप तक वाटर पहुंचाना है, आपके नल तक पानी पहुंचना है, तो पंप क्या करेगा, सप्लाई करेगा पाइप्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू। अब ये समझिए कि अगर किसी वजह से इस टैंक में कोई होल हो जाए, ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से वाटर का लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो अगर पंप कितना ही अच्छा वर्क कर ले, ठीक है, ये टैप तक प्रॉपर वाटर नहीं ले जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का वॉल्यूम कम है। ठीक, तो एक कॉज ये मान लीजिए। नंबर दो, ये सोचिए कि अगर वाटर सब फुल है, ओके है, लेकिन अगर पंप ही खराब हो जाए, वर्क ही ना करे, तो क्या टैप तक वाटर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो यानी या तो वर्क ही ना करे या इनएडिक्वेट वर्क करे, इनएडिक्वेट वर्क। कहने का क्या मतलब है इनएडिक्वेट वर्क का, कि अगर पंप को काम करना है 2000 आरपीएम की रेट से वाटर फेंकना है, पर अगर वो 100 आरपीएम की रेट से फेंके, तो क्या टिश्यू की सप्लाई या जो ऑक्सीजन सप्लाई है, जो न्यूट्रिशन सप्लाई है, वो प्रॉपर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो दूसरा कॉज जो हो गया वो हो गया पंप का। नंबर तीन है पाइप। अगर पाइप में कहीं ब्रेकेज हो जाए, ठीक है, या कोई कचरा इसमें फंस जाए, तो क्या
टैप से प्रॉपर वाटर पहुंच पाएगा घर तक? नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि अगर पाइप में कहीं होल हो जाए या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वाटर टैप तक ना पहुंच पाए तो ठीक है, तो तीसरा कॉज ये हो गया। तो अब आपको कैसे याद रखना है इसे, ये देखिए, अगर जो टैंक के वाटर में, जो हमने बोला कि टैंक में अगर कोई होल हो जाए, ठीक है, तो टैंक को मान लेते हैं इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट यानी अगर वेसल्स में कोई डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए और उससे ब्लड का लीकेज होने लगे, ठीक है, तो क्या सेल को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन या न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे हाइपोवोलेमिया। ठीक है, यानी हाइपोवोलेमिया क्या हो गया कि इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट जो है, ठीक है, यानी वेसल्स के अंदर जो आपका ब्लड बह रहा है वो कहीं से लीकेज कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोवोलेमिया कंडीशन। ठीक है, तो पहला हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक। क्लियर। नंबर 2, ये जो पंप की मैंने बात कही थी कि पंप ही खराब हो जाए, पंप को मान लीजिए हार्ट। ठीक है, हार्ट, तो अगर हार्ट में ही प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, हार्ट प्रॉपर्ली वर्क ना करे, ठीक है, तो भी घर तक जो है वाटर नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये तो भी, तो हार्ट अगर प्रॉपर वर्क ना करे तो भी क्या होगा, ब्लड टिश्यू तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो दूसरा कॉज हो गया हार्ट, तो यानी दूसरा कॉज हो गया कार्डियोजेनिक। तो पहला हाइपोवोलेमिक हो गया कि इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट मैंने बताया था टैंक को कि अगर इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट यानी अगर किसी वेसल्स में से ब्लड लॉस हो रहा है, दैट इज इंट्रावस्कुलर डैमेज। ठीक है, उस डैमेज की वजह से ब्लड धीरे धीरे लॉस हो रहा है, तो हाइपोवोलेमिक कंडीशन हो गई। ठीक है, तो उसको हमने हाइपोवोलेमिक शॉक पहला बताया था। दूसरा हमने हार्ट से पंप से याद रखा था कि हार्ट अगर प्रॉपर्ली वर्क ना करे या इनएडुकेट वर्क करे तो दैट इज कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, नंबर 3 मैंने बताया था कि अगर इन पाइप्स में कहीं ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, या कहीं लीकेज हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर जो वेसल्स हैं, वेसल्स में कहीं ब्लॉकेज आ जाए या वेसल्स में कहीं टीयरिंग हो जाए, ठीक है, तो उससे भी जो है प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, यानी ऑब्स्ट्रक्शन अगर क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। क्लियर। ठीक, तो अगर लीकेज हो जाए, ठीक है, तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाए, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। ठीक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो 4 हो गए, यानी अगर इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट जो है उससे लीकेज होने लगे तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। यानी अगर अगर टैंक में कहीं होल हो गया कोई इंजरी की वजह से या कहीं पर टैंक में होल की वजह से क्या होगा, वाटर कम होता चला जाएगा और धीरे धीरे हाइपोवोलेमिक कंडीशन हो जाएगी। तो दैट इज बॉडी में भी अगर इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट की में अगर कहीं ट्रॉमा हुआ तो उसकी वजह से अगर लॉस हो रहा तो दैट इज हाइपोवोलेमिक शॉक। नंबर 2, ये पंप बोला था, दैट इज हार्ट है, अगर हार्ट इनएडुकेट फंक्शन करे तो उससे जो हो रहा है दैट इज कार्डियोजेनिक शॉक। नंबर 3, अगर इस हार्ट को मैंने बताया था कि 2000 आरपीएम के रेट से पंप करना है पर ये 100 आरपीएम के रेट से ही पंप कर पा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन पाइप्स में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो भी नहीं भेज पाएगा प्रॉपर, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हार्ट हैम्पर हो रहा है। ठीक, और नंबर 4, अगर इस पाइप में ही कहीं होल हो जाए और वहां से लीकेज होने लगे तो प्रॉपर जो है आपका सेल तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो ये 4 शॉक आप ऐसे एग्जांपल के माध्यम से याद रख सकते हैं। चलिए अब एक एक को डिस्क्राइब करते हैं फटाफट। पहला है हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, तो हाइपोवोलेमिक मैंने आपको बता दिया कि लॉस ऑफ इंट्रावस्कुलर ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, अगर वेसल्स के अंदर से ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है आइदर बाई ट्रॉमा, ठीक है, किसी भी वजह से और इंजरी की वजह से, ठीक है, तो दैट इज हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, किससे हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, हेमरेज की वजह से हो सकता है। क्लियर हो गया। नंबर 2, कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक मतलब पैथोलॉजी इनसाइड इन विद इन द हार्ट। ठीक है, यानी सर्कुलेटरी फेलियर ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। क्लियर हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया है। नंबर 3, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मैंने मतलब क्या बताया था कि अगर 2000 आरपीएम की रेट से पंप करना है और कर रहा है 100 आरपीएम की रेट से, इट मीन्स क्या है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो पूरा लोड आ रहा है वो किस पे आ रहा है, आपके हार्ट पे आ रहा है। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है कि हार्ट के जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर हैं, जो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो इसको प्रॉपर पंप ना करने दें। ठीक है, तो अब देखिए, एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द हार्ट नॉट अलाउइंग इट टू फुल्ली एक्सपेंड और पंप ब्लड। ठीक है, यानी किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हार्ट अपना वर्क प्रॉपर्ली ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। जैसे कार्डियक टैम्पोनेट की कंडीशन हो, प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन हो, हार्ट प्रॉपर्ली वर्क ना कर पाए, न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन हो, ठीक है, तो दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। क्लियर। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, मतलब अगर लीकेज होने लगे वस्कुलर कंपार्टमेंट से, ठीक है, तो प्रॉपर जो है टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा ब्लड। ठीक है, तो वो भी कॉज करेगा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ना हो पाए, तो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ये इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होगा वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी वेसल्स
अगर ये हैं, इनके बीच में इनमें डायलेशन हो जाएगा, तो क्या होगा कि फ्लूइड जो जाना चाहिए वो लीकेज करने लगेगा बाहर के कंपार्टमेंट में, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में लीकेज करने लगेगा। ठीक है, जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो क्रीप करेगा किसमें, बाहर के टिश्यू स्पेसेस में। ठीक है, जिस वजह से जिस ऑर्गन तक प्रॉपर सप्लाई जानी है वहां तक कम पहुंचेगी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है, तो इसमें वैसोलाइटेशन हमेशा देखने को मिलेगा, यानी जितने डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हैं उनमें वैसोलाइटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉजिंग लीकेज ऑफ फ्लूइड टू टिश्यू स्पेसेस। क्लियर, 3 टाइप का होता है, याद रखिए, एनाफाइलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। इसके बारे में हम अगले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पहला है हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, आपने शॉक पढ़ लिया, डेफिनेशन ऑफ शॉक हमने डिस्कस कर ली, टाइप्स ऑफ शॉक हमने डिस्कस कर लिए। अब पहला आता है हाइपोवोलेमिक शॉक। चलिए, तो फर्स्ट है हाइपोवोलेमिक शॉक। तो मैंने बताया कि इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट से अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिया। ठीक है, टैंक का एग्जांपल दिया था कि टैंक से अगर कोई उसमें होल हो गया और वाटर धीरे 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 कम होता चला जा रहा है, तो अगर पंप कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यानी हार्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तो वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी हाइपोवोलेमिया क्या, इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट से अगर लॉस हो रहा है ब्लड का, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिया। वॉल्यूमिया, वॉल्यूम, हाइपो मतलब कम, यानी लेसर वॉल्यूम, लेस वॉल्यूम। क्लियर है? तो ये 2 तरीके से हो सकता है, नंबर 1 हेमरेजिक, नंबर 2 नॉन हेमरेजिक। ठीक है, तो अब ये जानिए कि अगर ब्लड है तो ब्लड कंटेन हीमोग्लोबिन एज वेल एज प्लाज्मा। ठीक है, दोनों चीजें इसमें होती हैं। क्लियर, तो या तो ब्लड डायरेक्ट लॉस हो जाए, ठीक है, या फिर ब्लड का जो फ्लूइडिटी स्ट्रक्चर है, फ्लूइड स्ट्रक्चर है, वो प्लाज्मा ही, दोनों कारण हो सकते हैं। ठीक है, यानी या तो ब्लड का लॉस हो जाए सीधा डायरेक्ट, या फिर ब्लड में जो प्लाज्मा है, जो फ्लूइड है, उसका लॉस हो जाए, तो दोनों ही हाइपोवोलेमिया कहलाएंगे। कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है कि सिर्फ ब्लड ही लॉस हो रहा है तभी हाइपोवोलेमिया, नहीं, अगर प्लाज्मा भी लॉस है, उसके फ्लूइड स्ट्रक्चर भी लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो भी हाइपोवोलेमिक शॉक है। तो इसलिए हमने बांटा है, पहला हेमरेजिक, दूसरा बांटा नॉन हेमरेजिक। तो हेमरेजिक में क्या है, लॉस ऑफ ब्लड एलोन, कि अगर सिर्फ जो है ब्लड लॉस हो रहा है, पूरा का पूरा ब्लड लॉस हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड हेमरेजिक कंडीशन। ठीक है, जैसे सर्जरी में अगर लॉस हो जाए, आपको जीआई ब्लीड हो रही है, ठीक है, चाहे कोई सा भी कॉज हो सकता है, चाहे मेलोरी विस्टियर हो, चाहे आपका पेप्टिक अल्सर हो, चाहे आपके इसोफिजियल वेराइसिस हो, ठीक है, कोई भी कॉजेज हो, तो जीआई ब्लीड अगर हो रहा है तो डायरेक्ट ब्लड का लॉस हो रहा है, तो वहां पर हेमरेजिक हो जाएगा। और नॉन हेमरेजिक में क्या है, मैंने बताया कि जब ब्लड नहीं, जबकि उसका एडिशन फ्लूइड जो कंपोनेंट है वो लॉस हो जाए, ठीक है, तो लॉस ऑफ इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। ठीक है, तो जो फ्लूइड है, यानी ब्लड नहीं, जबकि उसका जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है वो लॉस करे, जैसे आइदर बाय वोमिटिंग और बाय डायरिया, बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो है नेट जो अमाउंट है ब्लड का वो हैम्पर करता है, तो इसलिए इसको भी हम हेमरेजिक नॉन हेमरेजिक शॉक में रखते हैं, यानी हाइपोवोलेमिक शॉक के अंडर रखते हैं। तो हमने समझा कि हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर 2 हो गए, हेमरेजिक शॉक और नॉन हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक मतलब जहाँ डायरेक्ट ब्लड का लॉस हो रहा है, दैट इज हेमरेजिक, जहाँ ब्लड के फ्लूइड कंपोनेंट का लॉस हो रहा है, ठीक है, जिस वजह से ब्लड वॉल्यूम में कमी आ रही है, ठीक है, तो वो नॉन हेमरेजिक कंपोनेंट होगा। क्लियर हो गया? तो दैट इज 2 टाइप्स ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट आता है, अब हम समझेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी को, कि ठीक है, कि क्या क्या इसमें लीथल ट्राइट देखने को मिलते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हाइपोवोलेमिया के क्लिनिकल फीचर होंगे, ये सब आपको बहुत इजीली याद होने वाला है, रटना नहीं है, बिल्कुल समझते चलना है, आपको सारे इसके फीचर्स याद यहीं पर इसी में होंगे, इसी लेक्चर में होंगे, तो बिल्कुल ध्यान देते चलिए। तो अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। तो मैंने आपको बता दिया कि जो हाइपोवोलेमिक शॉक था वो क्या था, वॉल्यूम में कमी की वजह से था, और वो वॉल्यूम में कमी 2 वजह से हो सकती है, आइदर बाय हेमरेजिक और बाय नॉन हेमरेजिक। यानी अगर डायरेक्ट ब्लड का लॉस हो जाए तो दैट इज हेमरेजिक, अगर ब्लड का फ्लूइड कंपोनेंट का लॉस हो जाए, क्योंकि ब्लड इज मेड अप ऑफ हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, क्लॉटिंग फैक्टर, बहुत चीजों मिलकर बना होता है, तो अगर उसका प्लाज्मा फैक्टर लॉस हो जाए, ठीक है, तो जो ब्लड वॉल्यूम को बनाने में मदद करता है, तो दैट इज नॉन हेमरेजिक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर पैथोफिजियोलॉजी में रहता है, अब पैथोफिजियोलॉजी को हमें समझना है कि कैसे पैथोफिजियोलॉजी काम करती है। तो ध्यान रखिए कि ब्लड इज मेड अप ऑफ हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर, ठीक है, प्लेटलेट्स, इन सबसे मिलके बना होता है। तो अगर होल ब्लड का लॉस होगा, अगर ब्लड कहीं से हेमरेजिक कंडीशन है, कहीं से ब्लड का लॉस हो रहा है, तो मतलब उसका हीमोग्लोबिन कंपोनेंट भी जा रहा है, प्लाज्मा भी जा रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर भी जा रहा है, प्लेटलेट भी जा रहा है। तो क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट ये कोगुलेशन में मदद करते हैं। इट मीन्स अगर ब्लड का लॉस हो रहा है तो इन दोनों कंपोनेंट का भी लॉस हो रहा है। तो इस वजह से जो पहला सिम्टम देखने को मिलेगा वो मिलेगा कोगुलोपैथी। कोगुलोपैथी यानी ऐसे ह्यूमन बीइंग में कोगुलोपैथी देखने को मिलेगी। तो पहला फीचर हो गया कोगुलोपैथी। क्लियर हो गया? ठीक है,
अब है नंबर 2। अब ये समझिए कि अगर ब्लड का लॉस कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, तो उसका बीपी डाउन जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अगर बीपी डाउन जा रहा है, ठीक है, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए इन दोनों को बढ़ना होगा। मतलब क्या करेगी, क्योंकि होम्योस्टेसिस मतलब होता है बॉडी के अंदर, यानी इंटरनल मैकेनिज्म बॉडी का होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, तो जैसे बीपी डाउन जाएगा तो बॉडी चाहेगी कि बीपी मेंटेन हो, तो उसके लिए क्या करेगी, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगी और पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस को भी बढ़ाएगी। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ेगा, जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के डाउन जाने में इसको रेगुलेट कौन करेगा, कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस। यानी अगर ये डाउन जा रहा है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जिस वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ेगा, जब हार्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूले से सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस, एंड कार्डियक आउटपुट डिपेंड अपॉन हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर डाउन गया तो पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, यानी आपकी जो पेरिफेरी की ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। क्यों, क्योंकि वो चाहेंगी कि जब भी आपकी बॉडी में एक्सेस ब्लड का लॉस होता है तो दो ऑर्गन, एक तो वाइटल ऑर्गन होते हैं कुछ बॉडी के अंदर और एक होता है नॉन वाइटल ऑर्गन। ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, वाइटल ऑर्गन को प्रिवेंट करना चाहती है ताकि वो डेड ना, तो सारी ब्लड सप्लाई वाइटल ऑर्गन की तरफ होगी। ठीक है, और नॉन वाइटल ऑर्गन की तरफ सप्लाई कम होगी, जैसे हार्ट की तरफ होगी, लंग्स की तरफ होगी, ब्रेन की तरफ होगी, किडनी की तरफ होगी, तो इनकी तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। और नॉन वाइटल जैसे जीआई की तरफ कम होगी, आपकी मसल्स में कम होगी, पेरिफेरीज में कम हो जाएगी। ठीक है, तो पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस यानी आपकी पेरिफेरीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, आपके हाथ की जो वेसल्स हैं, जो आपकी पेरिफेरीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो सारा ब्लड फ्लो होगा किसकी तरफ, इन वाइटल ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है, तो यानी दूसरा क्या होगा, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर उल्टा तीर लग गया है, इसको सही कर लीजिएगा, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने से क्या होगा, तो नॉन वाइटल ऑर्गन के पास ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। तो सोचिए कि अगर स्किन है और मसल है, ठीक है, तो अब स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यानी अब ब्लड की सप्लाई पेरिफेरीज में कम हो गई है, यानी वहां की जो एक्सट्रीमिटी होंगी वो कोल्ड हो जाएंगी, दैट इज कोल्ड एक्सट्रीमिटी। आपके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, और ब्लड क्या है, आपकी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो पहला कोल्ड एक्सट्रीमिटी स्किन में देखने को मिलेगी। अब मसल क्या होती है, दो तरीके के रेस्पिरेशन में जाती है, एक होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक में जाएगी, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो अनएरोबिक में जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या कॉज हो रहा है कि आपकी प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही पेरिफेरीज में, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन का कंटेंट क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड क्या कॉज करेगा, एसिडोसिस, यानी आपका पीएच जो ब्लड का है उसको डाउन करने लगेगा। ठीक है, क्यों, ये एसिडोसिस क्रिएट कर देगा बॉडी में। ठीक है, तो यानी दूसरा फीचर जो क्या हो जाएगा इसका, एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस भी इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ मसल कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि आपकी एक्सट्रीमिटीज में ब्लड की सप्लाई कम हो गई है, जिस वजह से वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएंगे, ऑक्सीजन कम सप्लाई होगी, जिस वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होगा, यानी एसिडोसिस कॉज होगी। क्लियर हो गया, ठीक। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई मसल तक न होने के कारण, ठीक है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जो है वो कम हो जाएगा, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, हाइपोथर्मिया। क्लियर, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही उसको, तो मसल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी तो आपके बॉडी में प्रॉपर हीट नहीं बन पाएगी। तो ये कोल्ड एक्सट्रीमिटीज और ये हाइपोथर्मिया, ठीक है, ये दोनों मिलकर के हाइपोथर्मिया वाली जो कंडीशन है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन को बढ़ा देते हैं। क्लियर, तो क्या समझ में आया कि कोल्ड एक्सट्रीमिटीज जो है वो और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जो कम हो रहा है उस वजह से जो हाइपोथर्मिया, ये दोनों मिलकर के हाइपोथर्मिया को और ज्यादा सीवियर कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको देखने को मिले। नंबर 1 कोगुलोपैथी मैंने आपको बता दिया
कि ब्लड के कंपोनेंट लॉस कर रहे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर लॉस कर रहा है, प्लेटलेट लॉस कर रहा है। नंबर 2 मैंने बता दिया कि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिस वजह से दो चीजें होंगी। एक तो क्या होगा कि मसल अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगी और लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करेगी, ठीक है। और नंबर 2 मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी कम होगा, जिस वजह से एक तो स्किन वैसे ही कोल्ड पड़ जाएगी और नंबर 2 मसल का कॉन्ट्रैक्शन न होने से हाइपोथर्मिया भी डेवलप करेगा, ठीक है। तो 3, तो दीज 3 पॉइंट्स यानी कोगुलोपैथी नंबर 1, number 2 is hypothermia, and number 3 lactic acidosis. These 3 points are called lethal triad. मारक जो ट्राइड हैं वो ये तीनों हैं। यानी नंबर 1 कोगुलोपैथी समझ में आगे क्यों हो रहा है, नंबर 2 पुअर मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में आगे क्यों हो रहा था, क्योंकि प्रॉपर वहां पर पेरिफेरीज की मसल्स में पूरा प्रॉपर जो है ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, मसल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से वहां पर एक तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, और नंबर 2 प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो उस वजह से क्या कॉज होगा, हाइपोथर्मिया कॉज होगा। दैट इज कॉल्ड लीथल ट्राइड। क्लियर हो गया, ये है आपके लीथल ट्राइड, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। समझ गए आप, सारी सप्लाई जो जा रही है ब्लड की, यहाँ पर पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये बढ़ गया यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सारी ब्लड सप्लाई जाएगी टुवर्ड हार्ट, टुवर्ड ब्रेन, ठीक है, तो किडनी की तरफ जो वाइटल ऑर्गन। तो जब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा यानी पेरिफेरल वास्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगी तो एक तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, उस वजह से हाइपोथर्मिया डेवलप कर गया, ठीक है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, जिस वजह से आपका लैक्टिक एसिडोसिस क्रिएट होगी, ठीक है। और नंबर 3 पहला कोगुलोपैथी है ये कि ब्लड का लॉस हो रहा है, कोगुलोपैथी, तो उसके अंदर से प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर भी लॉस हो रहे हैं। समझ में आई बात, ठीक। अब क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले वाइटल जो पोर्शन है, इट इज हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बता ही दिया, मैंने आपको बताया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। तो मैंने बताया कि जब ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा तो उसको मेंटेन करने के लिए कार्डियक आउटपुट को बढ़ना होगा और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ना होगा। तो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस के बेसिस जो कॉजेज आए मैंने आपको बता दिए। अब कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे, हार्ट रेट पे और नंबर 2 स्ट्रोक वॉल्यूम पे। तो हार्ट रेट को भी बढ़ना होगा, अगर कार्डियक आउटपुट को बढ़ना है तो हार्ट रेट को भी बढ़ना होगा। क्लियर, तो हार्ट रेट को बढ़ना होगा मतलब क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया इज द फर्स्ट इंडिकेटर फॉर शॉक। तो यानी पहला टैकीकार्डिया, यानी हार्ट रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टैकीकार्डिया। क्लियर हो गया। अब नंबर 2 रेस्पिरेटरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है जिससे लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो बॉडी क्या चाहेगी, इस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। तो कैसे न्यूट्रलाइज करेगी, वो 2 तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकती है। नंबर 1, जो बॉडी के अंदर बेस डिपो है, जहां जहां बेस इकट्ठा है, ठीक है, तो वो चाहेगी कि बेस रिलीज हो और इस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करें, ठीक है। तो जब बेस यहां से जाएंगे लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो यानी जो बेस के डिपो हैं उनमें क्या होगा, कमी आ जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड बेस डेफिसिट, बेस डेफिसिट, ठीक है। तो बेस डेफिसिट, इंक्रीज्ड बेस डेफिसिट, तो आपको बेस डेफिसिट देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि कॉम्पनसेट द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसने जो एसिडोसिस क्रिएट हुई है उसको कॉम्पनसेट करना चाहेगा। और दूसरा, लैक्टिक एसिड कैसे कॉम्पनसेट होगा, दूसरा आपकी बॉडी में CO2 ज्यादा बनेगी, तो CO2 कॉम्पनसेट हो उसके लिए क्या होगा, ऐसा समझ लीजिए कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये 2 तरीके से काम करेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। नंबर 1, जो बॉडी के बेस डिपो हैं, बेस डिपो वो खाली होने शुरू होंगे, ठीक है, तो बेस डेफिसिट हो जाएगा, तो डेफिसिट होगा। और नंबर 2, CO2 का लेवल बॉडी के अंदर बड़ा होगा, तभी H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बन रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रॉपर ऑक्सीजन तो हो ही नहीं रहा है, तो CO2 का लेवल बड़ा हुआ है, तो वो कम हो इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाना होगा। और ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बढ़ेगी, जब आप तेजी से सांस लेंगे, फटाफट सांस लेंगे, दैट इज हाइपर वेंटिलेशन कंडीशन, हाइपर वेंटिलेशन। जब आप तेजी से सांस लेने लगेंगे तो उस वजह से ऑक्सीजन फटाफट बॉडी में आपके ज्यादा मूव करेगी, ठीक है, ज्यादा जाएगी, तो दैट इज हाइपर वेंटिलेशन कंडीशन। यानी उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, जब बार बार कंटिन्यूस आप सांस लेने लगेंगे तेजी से, दैट इज कॉल्ड टैकीपनिया। तो पहला टैकीकार्डिया हो गया था, बता दिया मैंने आपको, दूसरा टैकीपनिया हो गया। नंबर 3, कोल्ड पेरिफेरीज में आपको बता चुका हूं, क्यों, क्योंकि प्रॉपर पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस वहां पर बढ़ गया है, जिस वजह से वहां पर ब्लड की सप्लाई सारी वाइटल ऑर्गन को जा रही है, नॉन वाइटल ऑर्गन्स को नहीं पहुंच रही है, जिस वजह से कोल्ड पेरिफेरी हो रहा है। तो और यही कोल्ड पेरिफेरी जो है हाइपोथर्मिया कॉज कर रहा था, ठीक है, हाइपोथर्मिया किसके साथ मिलके, इनएडिक्वेट मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ मिलके, ठीक है। इंक्रीज बेस डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सारा आपको एक फॉर्मूले से याद हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला फिर समराइज करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू
कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस। तो पीवीआर से आप क्या समझे, जैसे पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, आपकी पेरिफेरी से सारा ब्लड जो है निकलेगा और जाएगा वाइटल ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, वो मैंने आपको बता दिया, उस वजह से आपका क्या कॉज होगा। और नंबर 2, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ने से आपको हाइपोथर्मिया कॉज हो रहा था, ठीक है। और डायरेक्ट ब्लड के लॉस होने से आपको कोगुलोपैथी डेवलप कर रही थी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पहला टैकीकार्डिया हो गया, फर्स्ट इंडिकेटर, नंबर 2 टैकिपनिया हो गया, नंबर 3 कोल्ड पेरिफेरीज हो गई, नंबर 4 इंक्रीज्ड बेस डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रही और आपने ट्रीट नहीं किया पेशेंट को प्रॉपर्ली, तो लास्ट में क्या होगा, ब्लड प्रेशर, ये जो होम्योस्टेसिस थी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा था, ठीक है, कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस की वजह से ये दोनों कुछ समय बाद अपना काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा और अल्टीमेटली ये लास्ट साइन होगा और फिर डेथ कॉज होगी, कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो मैंने आपको शॉक के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ शॉक बताया, और उसके बाद मैंने आपको इलेबोरेट किया कि हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी बॉडी के अंदर बनेगी। तो इस फॉर्मूले से आप सब कुछ याद कर सकते हैं। और ये था आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। अब अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स को और डिटेल तरीके से करेंगे, टाइप इसके ग्रेडिंग क्या क्या है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 तरह की ग्रेडिंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे, और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू।